Hello everyone, I am Priyam and today we are starting chapter 1 of class 6 which is locating places on the earth. ये वीडियो आपकी बाइलिंगुअल होने वाली है ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है या कोई भी टॉपिक वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आपको मैं जो ईमेल आईडी देती हूँ आप उस पे भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर मैप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं और मैप्स के कंपोनेंट्स मतलब जो मैप होता है उसके कुछ अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। तो किन-किन चीज़ों से मिलके मैप बनता है, कौन-कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब और एटलस के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जिनसे हम किसी भी जगह की लोकेशन को अ, जान पाते हैं कि कोई पर्सन किस लोकेशन पर अभी खड़ा हुआ है या किस जगह पे कौन-सी लोकेशन है, तो हम किसके थ्रू पता लगा पाते हैं, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है? तो हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, लैटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन। आप जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन को सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक समझेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, तो इसको ध्यान से समझना प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको आगे पता चलेगा कि किस तरीके से सिर्फ़ एक लाइन को क्रॉस करने से 2 देशों के बीच में डेट चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से डेट चेंज होती है और कैसे टाइम ज़ोन्स अमेरिका में अलग टाइम ज़ोन्स हैं और इंडिया में अलग टाइम ज़ोन है। यानी कि जब इंडिया में 5-6 बज रहे होते हैं, तो वो कई बार अमेरिका में रात हो रही होती है और इंडिया में शाम के 6 बज रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? टाइम ज़ोन्स हमने टाइम कैसे डिसाइड किए हैं, तो हम उनके बारे में समझेंगे। हम स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन और लोकल टाइम ज़ोन के बारे में समझेंगे कि कैसे पहले पुराने ज़माने में लोग सन से यानी कि धूप की रोशनी से, उसकी परछाई से टाइम का पता लगा लेते थे और अब हम किस तरीके से टाइम का पता लगाते हैं, तो हम स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक रहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करने कहती हूँ कि आपको इमेजिन करना है let's imagine that it's your birthday and you want to celebrate it with your friend। यानी कि आज आपका बर्थडे है और आप अपने दोस्त के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहते हो बट योर फ्रेंड दे डोंट नो वेयर एग्जैक्टली यू लिव। आप कहाँ पे रहते हो, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो आपके दोस्त को नहीं पता है। अब लोकेशन नहीं पता है तो ऑफ कोर्स वो नहीं आ पाएगा और एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है कि आप लोकेशन शेयर कर सको। हो सकता है ना कि आप उसको अपनी लोकेशन शेयर कर दो, बट कंडीशन यही है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और आपको बिना मोबाइल फ़ोन के आपको बताना है कि वो कैसे आपके घर तक पहुँच सकता है। तो सबसे सिंपल तरीका आपके पास 2 ऑप्शन है ना? 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी पार्टी कैंसल कर दो, है ना? या तो आप अपनी पार्टी कैंसल कर दो, तो ना रहेगी पार्टी और ना ही आपके दोस्त को आना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इस रास्ते को चूज़ करोगे, इस मेथड को चूज़ करोगे, तो हम इसको नहीं कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचता है कि हम एक सिंपल मैप बनाएँ अपने घर का, अपने स्कूल से लेके अपने घर तक का, ताकि जो हमारा दोस्त है, वो स्कूल से डायरेक्ट हमारे घर पर आ सके और हमारी बर्थडे पार्टी को जॉइन कर सके। ठीक है? तो अब आप मैप कैसा बना सकते हैं? आप मैप बना सकते हैं कि भाई ये हमारा स्कूल है, ठीक है? दिस इज़ आवर स्कूल। स्कूल से आपको 200 मीटर स्ट्रेट चलना है। 200 मीटर जब आप स्कूल से 200 मीटर स्ट्रेट चल लोगे, तो आपको यहाँ से राइट लेना है और राइट लेने के बाद आपको ना एक फ्लावर की शॉप मिलेगी। ठीक है? आपको एक फ्लावर की शॉप मिलेगी और इस फ्लावर की शॉप वाले से ना आपको सीधा-सीधा स्ट्रेट कुछ दूरी तक चलना है। फिर आपको ना अपने फिर आपको अपनी जो है ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जाना है और फिर आपको क्या एक ना रेड लाइट मिलेगी।
ठीक है? आप ऐसा कोई भी मैप बना सकते हो और आप रेड लाइट से अगर आप तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की 4th गली जो है आप चूज़ करते हो, तो आप मेरे घर पे पहुँच जाओगे, है ना? तो आप ऐसा मैप बना सकते हो। आप ये मैंने रफ मैप आपको बताया कि इस तरीके की आप इन्फॉर्मेशन देके आप अपने दोस्त को अपने घर तक बुला सकते हो विदाउट यूज़ ऑफ एनी मोबाइल और एनी लोकेशन। ओके? तो ये क्या था? ये एक सिंपल मैप था। इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सो इससे हमने क्या किया, हमने एक मैप बनाया। तो मैप क्या होता है? मैप इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि मैप क्या है? एक किसी पर्टिकुलर एरिया की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो किस तरीके से? अपने तरीके से। किस पे? फ्लैट सरफेस पे। हमने जो मैप बनाया वो हमने एक पेपर पर बनाया ना, तो ये एक फ्लैट सरफेस था। इसके ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया? हमने पूरा अपना मोहल्ला, यानी कि हमने अपने स्कूल से लेके अपने घर तक का रास्ता जो है रिप्रेजेंट किया, ठीक है? ताकि क्या हो सके, हम आइडेंटिफ़ाई कर सके लोकेशन, यानी कि ये मेरे दोस्त को मेरे घर की लोकेशन पता चल सके। तो इस मैप क्या है? मैप इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। मैप इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। मैप एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर एरिया को ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है? आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि मैप एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप बहुत ही आसान तरीके से एक फ्लैट सरफेस पे, एक प्लेन पेपर पे, ठीक है? आप किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी एरिया को शो करते हो। आप रिप्रेजेंट की जगह ना आप शो भी याद कर सकते हो। अगर आपको डेफिनिशन याद करनी हो तो आप रिप्रेजेंट की जगह शो भी याद कर सकते हो। इट इज़ अ सिंपल representation or a show of a specific area on a flat surface which help us to identify location। किस चीज़ में हमें हेल्प करता है? ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में, लोकेशन का पता लगाने में। ठीक है? मैप समझ में आया? इतना समझ में आया कि मैप हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हमें लोकेशन को पता लगाने में, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में मैप हमें हेल्प करता है। ठीक है? अब हमने पढ़ लिया कि मैप क्या होता है? मैप जो है एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंटेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की, ठीक? तो मैप ना हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है? व्हिच मेनली शोज़ सम नेचुरल फीचर्स। कौन-कौन से नेचुरल फीचर्स हो सकते हैं? कोई भी आइलैंड हो सकता है आपका, माउंटेन हो सकता है, ओशंस हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, लेक्स हो सकता है। मतलब ऐसी जो भी फिज़िकल चीज़ें जो नेचर ने बनाई है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फीचर्स, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें नेचर ने बनाई है? माउंटेन्स बनाए हैं, रिवर्स बनाए हैं, ओशंस बनाए हैं, लेक्स बनाई हैं। ये सारी चीज़ें नेचर ने बनाई है ना, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल फीचर या नेचुरल फीचर्स कहते हैं। और जब इन फीचर्स को आप मैप में शो करते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे एक रिवर हमने दिखाई है, यहाँ पे गंगा रिवर जा रही है, ये यमुना रिवर है। फिर यहाँ पे 5 नदियाँ जो हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब ये बनाते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो जब इस तरीके से किसी मैप में जब नेचुरल फीचर्स शो किए जाते हैं, या जैसे कि यहाँ पे ओशंस हैं, बे ऑफ बंगाल है ना? बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे अरेबियन सी है, हियर यू हैव इंडियन ओशन। तो जब ऐसे फिजिकल फीचर यहाँ पे शो किए जाते हैं किसी भी मैप में, तो हम उसको क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। व्हिच मेनली फिजिकल मैप शोज़ सम नेचुरल फीचर्स सच एज़ माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स। तो जो भी मैप आपके फिजिकल फीचर्स को या नेचुरल फीचर्स को शो करता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको फिजिकल मैप कहते हैं, ओके? तो फिजिकल मैप क्या है? जो आपके नेचुरल फीचर्स को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड टाइप इज़ अ पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? व्हिच शोज़ डिटेल्स ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट बाउंड्रीज़, सिटीज़ एटसेट्रा। मतलब ऐसे मैप जो आपको शो कर रहे हैं किसी कंट्री की बाउंड्रीज़ को, किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को या किसी सिटीज़ को। तो हम क्या कहते हैं? उन्हें पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे कि इस मैप में देखो, इस मैप में आपको यूनियन टेरिटरी दिखेगी, दिल्ली। राइट? यहाँ पे आपको दिल्ली दिखेगा, हरियाणा दिखेगा, ये हरियाणा दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे यूपी दिख रहा है आपको, ठीक है? तो आपको ऐसे और यहाँ पे आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ठीक है? ये यूपी की बाउंड्री है, ये नेपाल यानी कि आपको इंटरनेशनल बाउंड्री दिख रही है, भूटान से बाउंड्री दिख रही है, ये म्यांमार की बाउंड्री है। तो जब आपको ऐसे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़, ऐसा मैप जो कंट्रीज़ की बाउंड्री शो करे, स्टेट शो करे, सिटीज़ शो करे, तो आप उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ओके?
Political map are those map which shows details of countries or state boundaries and cities etc. ओके, ऐसे मैप जो किसी भी कंट्री की डिटेल्स यानी कि किसी भी कंट्री की स्टेट बाउंड्री सिटीज को शो करते हैं उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैप, थीमेटिक मैप। ठीक, इस मैप की फीचर्स क्या हैं? ऐसा मैप जो आपको किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देता हो, कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई स्पेशल चीज के बारे में आपको बताता हो तो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। यानी कि ये मैप आपको पर्टिकुलर थीम बताता है किसी भी चीज की। जैसे कि हो सकता है कि आपको कोई मैप किसी एरिया में पॉपुलेशन को बताए, ठीक है? या हो सकता है कि किसी एरिया में कितनी ज्यादा बारिश होती है उस चीज को शो किया जाए किसी मैप में, तो हम उसको बोलेंगे थीमेटिक मैप। ओके, अ मैप व्हिच शोज स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो मैप आपको प्रोवाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इस मैप में ना आपको नेशनल पार्क्स कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से नेशनल पार्क है वो शो कर रखे, ठीक है? तो अभी इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा कौन-कौन से नेशनल पार्क है, बट इस मैप में आपको नेशनल पार्क शो कर रखे हैं। तो ये क्या नेशनल पार्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे हो सकता है यहाँ पे आपको रेन की इंफॉर्मेशन देता हो कोई मैप कि इस साइड में ज़्यादा बारिश होती है या राजस्थान में जो है बहुत कम बारिश होती है ना? तो ऐसी टाइप की स्पेशल इंफॉर्मेशन जो देता है मैप उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। Thematic map are those map which shows or give us some specific kind of information like population, rain, etc. Okay. So now we are moving to components of map. हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि मैप क्या होता है, ठीक है? हमने मैप देखा कि एक फ्लैट सरफेस पर जब आप सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ रिप्रेज़ेंट करते हो, किसी एरिया को रिप्रेज़ेंट करते हो फ्लैट सरफेस पे, तो उसे हम मैप कहते हैं। फिर हमने देखा कि 3 टाइप के मैप कौन-कौन से हैं। एक तो है हमारा पॉलिटिकल मैप, एक है हमारा फिज़िकल मैप और तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप। इसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप पे, यानी कि जो मैप है ना, वो कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि हमने जब रफ मैप बनाया था अपना यहाँ पे हमने रफ मैप बनाया था, तो हमने किन-किन चीज़ों का यूज़ किया था हमने? ये देखो हमने एक स्कूल का सिंबल बना रखा है, तो हमने यूज़ किया सिंबल का, ठीक है? हमने बताया कि हमें कितना दूर जाना है, 200 मीटर जाना है, तो हमने यूज़ किया डिस्टेंस का, राइट? हमने बताया कि यहाँ पे वेस्ट में जाना है या आपको ईस्ट में जाना है, तो हमने यूज़ किया डायरेक्शन का। तो दीज़ सिंबल, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो यही हमारे जो है कंपोनेंट्स हैं मैप के, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या होता है? इट टेल अस हाउ फार वन प्लेस इज फ्रॉम अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें बताता है कौन? ये डिस्टेंस बताता है, किसी एक पॉइंट से दूसरा प्लेस जो है वो कितना दूर है। जैसे हमने बताया था कि स्कूल से जो है मेरा घर कितना दूर है, तो ये क्या था? ये डिस्टेंस था, ओके? इट टेल अस हाउ फार वन प्लेस इज़ फ्रॉम अनदर, ओके? सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मैप में ना, स्केलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। स्केलिंग क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरा जो स्कूल था और मेरा घर था, ठीक है? माय होम, इनके बीच में टोटल डिफरेंस या टोटल डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। पर मैं 200 मीटर लंबा मैप तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ, है ना? 200 मीटर लंबा मैप नहीं यूज़ कर सकती, इसलिए मैं ना स्केलिंग करती हूँ, यानी कि मैं ये मान लेती हूँ, आई विल ट्राई टू सपोज़ दैट 200 मीटर इन रियल लाइफ इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके? मैंने ये मान लिया कि रियल लाइफ का 200 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं मैप में अपने घर को और अपने स्कूल को कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे शो करूँगी? 2 सेंटीमीटर के। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम स्केलिंग, या हम मैप में स्केल का यूज़ करते हैं, या लाइक 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। यहाँ पे हमने मान लिया 200 मीटर इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्यों हमने माना? क्योंकि हम 200 मीटर लंबा जो है
मैप यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम इतना बड़ा मैप नहीं यूज़ करते क्योंकि इतना बड़ा मैप होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वज़ह से हम क्या करते हैं, इस वज़ह से हम जो है स्केलिंग मेथड का यूज़ करते हैं और स्केल के थ्रू हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल है। ओके, समझ में आया? इसके बाद आता है डायरेक्शन। मैप में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्शन। इट टेल अस वेयर अ प्लेस इज लोकेटेड। ये हमें बताता है कि कोई प्लेस कौन-सी डायरेक्शन में, किस जगह पे लोकेटेड है। तो कौन-कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी? ये डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है आपकी साउथ, इस साइड में होता है आपका वेस्ट और इस साइड में होता है आपका ईस्ट। ओके? इन दोनों के बीच में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके? ये है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन उसका नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है उसका नाम क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन उसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारी टोटल डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ओके? फिर आता है सिंबल। सिंबल क्या होता है? स्मॉल पिक्चर्स और साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्लेसेस एंड फीचर्स। तो मैप में हम ना कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सिंबल यूज़ करते हैं। तो मतलब उनकी इमेजेस यूज़ करते हैं या उनके साइन यूज़ करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंबल्स। जैसे कि जो आपने अपने दोस्त के लिए मैप बनाया था, उसमें फ्लावर शॉप के लिए हमने एक सिंबल यूज़ किया था फ्लावर का, ठीक है? ये फ्लावर की इमेज है या फ्लावर का साइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सिंबल बोलते हैं मैप में, ओके? ये हमारा सिंबल है। अग ऐसे ही हमने जूस की शॉप के लिए मान लो जूस का ग्लास बना दिया है, तो ये क्या है? ये हमारा सिंबल है, ओके? So these are the three important components of map: distance, direction, and symbol. I hope you all understand these components. Okay. So we are moving to the next topic, which is cardinal direction. अब cardinal direction क्या होती है? मैंने बताया था आपको कौन-कौन सी डायरेक्शन होती है। 4 डायरेक्शन which are north at the top. हमने देखा नॉर्थ कहाँ पे होता है? टॉप पर होता है। सबसे टॉप पे हमारा होता है नॉर्थ। फिर आपको ईस्ट में आपको क्या मिलता है? आपको ईस्ट मिलता है। यहाँ पे आपको ईस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको वेस्ट मिलेगा और साउथ में जो आपको साउथ डायरेक्शन मिलती है। इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यही जो है आपकी कार्डिनल डायरेक्शन होती है और इन्हीं को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स? So you can easily say this. The four direction which we known as north, south, east, west are known as cardinal direction or the cardinal points. Okay? आगे समझ में ये तो इजी था कार्डिनल डायरेक्शन जो भी नॉर्मल आपकी डायरेक्शंस होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की उसी को हम जो है बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स ठीक है फिर हम अपनी नेक्स्ट टाइप्स पे चलते हैं ये है हमारा हमने देख लिया ये इसके बाद है हमारा ग्लोब ओके ग्लोब क्या होता है हमने देखा मैप क्या है मैप जो है हमारी मैप हमारी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा-सा ये अटक रहा है, समझ जाना ठीक है। मैप जो है हमारी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है किस पे? एक फ्लैट सरफेस पे। मैप जो है हमारा हमेशा फ्लैट सरफेस पे होता है। ठीक? लेकिन जो ग्लोब है हमारा, ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्लोब इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ। ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। अब हम ग्लोब को मैप में ग्लोब जो है हमेशा मैप से बेटर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। ये एग्ज़ैक्टली आपकी अर्थ की तरह होता है। ये एग्ज़ैक्टली आपकी अर्थ की तरह होता है, बस साइज़ में जो होता है ये आपका अर्थ से बहुत छोटा होता है। ओके, हम इतना बड़ा तो ग्लोब बना नहीं सकते। तो ये जो है साइज़ में छोटा होता है लेकिन एग्ज़ैक्टली अर्थ की तरह होता है। ये 3D रिप्रेजेंटेशन देता है। 3D रिप्रेजेंटेशन की वज़ह से क्या होता है कि ये जो है बहुत रियलिस्टिक लगता है, ठीक है? बहुत रियल लगता है। ये अर्थ की बिल्कुल हूबहू नकल लगता है, यानी कि जैसे किसी ने सच में कोई अर्थ ला के रख दिया हो, ठीक? तो ग्लोब इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ
एंड ग्लोब जो है बेटर रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफी ऑफ अर्थ को देन द फ्लैट सरफेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है एक 3D रिप्रेजेंटेशन है और ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का एक मॉडल है, सिंपल मॉडल। इसको हम ग्लोब बोलते हैं। ओके, इतना समझ में है? 3D रिप्रेजेंटेशन है और ये बेटर रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को। इसके बाद आता है एटलस। एटलस क्या होता है? हमने देखा था 3 टाइप्स के मैप होते हैं। पॉलिटिकल मैप हमने देखा। एक होता है आपका पॉलिटिकल मैप, फिर आपका एक होता है फिजिकल मैप, फिर आपका होता है एक थीमेटिक मैप। ठीक है? हमने ये 3 मैप देखे। अब एटलस क्या है? एटलस जो है एक बुक ऑफ मैप्स है। जब आपके बहुत सारे तरह के मैप्स जो हैं, एक बुक, ये बुक है ना, इसको एटलस बोलते हैं। इस बुक में ना आपको थीमेटिक मैप भी दिखेगा, पॉलिटिकल मैप भी दिखेगा, फिजिकल मैप भी दिखेगा, अलग-अलग कंट्रीज़ के, अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स के, अलग-अलग ओशंस के, टेम्परेचर के, बहुत तरह के मैप्स इसमें मिलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटलस। एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप। इट इंक्लूड्स मैप ऑफ वर्ल्ड, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। तो एटलस एक ऐसी बुक है जिसमें ढेर सारे आपके मैप होते हैं, बहुत सारे मैप होते हैं। एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप और इसमें कौन-कौन से मैप्स होते हैं? कंट्रीज़ के, कॉन्टिनेंट्स के, वर्ल्ड्स के, ओशंस के, ये सारे मैप होते हैं। ठीक है? ये तो समझ में आया? शैल वी मूव? अच्छा, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ, आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल से उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी मैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएँ। ठीक है? Otherwise, you can message me or you can email me, which email I have given to you in my description, or I will give you my Insta ID of this channel. So you can ask me your doubts there. Okay. So what are the coordinates? Coordinates क्या होते हैं? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। यू वांट टू मीट, इससे पहले आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है दैट यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप। ठीक है? इनसाइड द मार्केट, एक आप मार्केट के अंदर हो, ठीक है? मार्केट के अंदर में एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक? मार्केट के अंदर में एक स्टेशनरी शॉप है और आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो, बट आपके फ्रेंड को ना पता नहीं है कि आप किस शॉप के अंदर हो। अब मार्केट है तो बहुत क्राउडेड प्लेस होगा, ठीक है? बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो आपका फ्रेंड जो है वो मार्केट के बाहर जो एंट्री गेट होता है उस पर खड़ा हुआ है और आप जो हो मार्केट में एक स्टेशनरी शॉप है उसके अंदर हो। So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the seventh shop in the fifth row from the entrance. अब आप चाहते हो कि आपका दोस्त जो है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपकी लोकेशन पहुँच जाए सही टाइम पे, सही जगह पे, तो आप कैसे आप उसको डायरेक्ट करोगे? कैसे आप डायरेक्शन दोगे कि मुझसे ना 6 बजे को मिलना 7th शॉप में, यानी कि 7th नंबर की शॉप होगी, 5वीं गली में आएगी, फ्रॉम द एंट्रेंस, यानी कि जब भाई तुम मार्केट के एंट्रेंस पे पहुँचेगा ना 6 बजे, तो उसमें 7th नंबर की शॉप होगी 5th रो में, तो वहाँ पे मिल जाइयो, तो मैं तुझे वहाँ पे मिल जाऊँगा। ठीक है? तो इस तरह की अगर आप डायरेक्शन देते हो, मतलब एग्ज़ैक्ट टाइम और प्लेस की डायरेक्शन देते हो, तो क्या होता है, आपका दोस्त जो है आपकी सही लोकेशन पे पहुँच जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है? यानी कि आपने उसको कोऑर्डिनेट्स दिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? Coordinates are a pair of number that help us to find the exact location of a place on earth। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है? यू कैन डायरेक्टली राइट इन योर टेस्ट और एग्जाम। कोऑर्डिनेट्स क्या है? पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं। आपने 2-3 पेयर जो बनाए हैं नंबर्स के, आप उनके थ्रू आप एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हो। जैसे कि इसमें 2 पेयर क्या थे? 5th रो एंड 7th शॉप। अगर पर्सन को 5th रो भी पता हो सिर्फ, लेकिन ये 7th शॉप ना पता हो, तो क्या होगा? एक रो में बहुत सारी शॉप्स होंगी, तो वो या तो सारी शॉप में ट्राई करे, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और मान लो उसको सिर्फ 7th शॉप पता हो, लेकिन 5th रो नहीं पता, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 सारी रो, यानी कि सारी गलियों में जाकर सारी शॉप को ट्राई करेगा, है ना? तो इसीलिए जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, वो आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताने में और इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर दोज़ नंबर्स दैट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्ज़ैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर कोई भी एग्ज़ैक्ट लोकेशन निकालनी है, तो ऐसे 2 पेयर्स, ऐसे 2 नंबर्स से जिनके थ्रू
आप ये चीज़ निकाल पाते हो, अपनी लोकेशन एग्ज़ैक्ट लोकेशन निकाल पाते हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब अर्थ ये तो हमने एग्ज़ाम्पल दिया था इन जनरल वे, ठीक है? ये आपका लोकल एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? तो ये आपका लोकल एग्ज़ाम्पल था, तो इसके बाद व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? ठीक है। तो आपको रियल लाइफ में जब आप बात करते हो तो आप कौन-कौन से मिलते हैं? आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द टूल्स two pair of numbers that helps us to find the exact location of एनी ऑफ एनी थिंग्स ऑन अर्थ, ठीक है? अगर अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ रखी है, कोई भी चीज़, ठीक है, कहीं पे भी रखी है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप पता लगा सकते हो कि अ, उसकी लोकेशन कहाँ है, एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है, ओके? सो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स टेल अस हाउ फार नॉर्थ और साउथ अ प्लेस इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। हमें पता है इक्वेटर क्या होती है। इक्वेटर 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन होती है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। क्योंकि अभी अभी इसके बारे में हम ना आगे भी वीडियोज़ में आगे भी इसी स्लाइड्स में देखेंगे, आगे की स्लाइड्स में कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। यहाँ आप समझो कि लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड से पता चलता है कि कोई भी प्लेस जो है कितना नॉर्थ में है और कितना ज़्यादा जो है वो साउथ में है, ठीक है? इक्वेटर से। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूड्स हमें बताती है कि कोई भी प्लेस कितना ईस्ट में है या कितनी वेस्ट डायरेक्शन में प्राइम मेरिडियन से, ठीक है? सो इसके बारे में आप और डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इधर आते हैं। ठीक तो हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री का इक्वेटर का सर्कल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा जो है अर्थ का डायमीटर होता है। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट। क्या बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन होता है। कैसे कनेक्शन है? क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर पर जो सन है, सन की रेज़ जो है बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है? जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पर सन की रेज़ डायरेक्टली पड़ेगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है हीट बहुत ज़्यादा होगी। हीट बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है, ठीक? तो ये जो ट्रॉपिक वाला एरिया है, इस एरिया में सन की रेज़ जो है डायरेक्टली पड़ती है और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत वार्म होती है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को बोलते हैं हम टॉरिड ज़ोन, ठीक है? क्या बोलते हैं हम इस एरिया को? टॉरिड ज़ोन, ठीक है? इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड ज़ोन। As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increases, the climate becomes more moderate. यानी कि जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, जैसे-जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, तो जो क्लाइमेट है, वो आपका कैसा होता जाएगा? वो मॉडरेट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सन की रेज़ है ना, वो आपकी डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं, अब वो आपकी सन की रेज़ इनडायरेक्ट पड़ रही हैं। तो जब सन की रेज़ इनडायरेक्ट पड़ती हैं, तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर जो है मॉडरेट होने लग जाता है। आप सन से और दूर जा रहे हो, ठीक है? आप पोल्स के पास जा रहे हो, तो सन से आप जितना दूर जाओगे, उतना ज़्यादा क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट होती जाएँगे। तो जब आप ट्रॉपिक वाले रीजन में हो, तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? तो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, ज़ोन कैसा है? टॉरिड ज़ोन है। जब इससे ऊपर जाते हो, तो आपको कौन-सा ज़ोन मिलता है? आपको मिलता है टेम्परेट ज़ोन। ठीक है? जब आप इससे और ऊपर जाते हो तो आपको मिलता है फ्रिजिड ज़ोन, ठीक? और ये सेम चीज़ आपको साउथ में भी देखने को मिलेगी, ठीक? 1 मिनट लेट मी इरेज़ ठीक है? तो जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, यहाँ पे हमें दिखा टेम्परेट ज़ोन, यहाँ पे हमें दिखा है टेम्परेट ज़ोन, टॉरिड ज़ोन, ये है टॉरिड ज़ोन हमारा और ये है हमारा टेम्परेट और ये है हमारा फ्रिजिड। तो जब हम साउथ में भी जाएँगे ना, तो साउथ में भी हमें टॉरिड ज़ोन दिखेगा, फिर हमें टेम्परेट ज़ोन दिखेगा
और हमें फ्रिजिड ज़ोन दिखेगा। ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारी ये जो सन की पोज़ीशन है और हमारी जो लैटिट्यूड्स लाइन्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में एक कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है कि जहाँ जब लैटिट्यूड्स हम उन लैटिट्यूड्स को कंसीडर करें जो सन की रेज़ के सामने पड़ती हैं, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, जहाँ पर सन की रेज़ डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, ठीक है? वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन है तो क्या है आपका टॉररेट ज़ोन आएगा। जब आप इससे ऊपर जाते हो, ठीक है, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स तक, तब क्या होता है? तब आपका मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है और आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन कौन-सा ज़ोन बनता है यहाँ पे? तब आपका बनता है टेम्परेट ज़ोन। जब इससे और ऊपर आप चले जाते हैं, यानी कि सन की रेज़ से अब आप और दूर पहुँच गए हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलता है फ्रिजिड ज़ोन, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, ठीक है? तो आपको मिलता है फ्रिजिड ज़ोन। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? हमने लैटिट्यूड्स के बारे में देखा कि जब हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स की बात करेंगे, तो वो है हमारी क्या? लैटिट्यूड्स। तब वो है हमारी लैटिट्यूड्स। जब हम वर्टिकल लाइन्स की बात करेंगे, तो वो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स इज़ ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है? ये भी हमारे साइंटिस्ट ने ड्रॉ करी है, इमेजिनरी लाइन्स है, स्टडी पर्पज़ से ड्रॉ की गई है, ठीक है? तो ये भी इमेजिनरी लाइन्स होती है। लॉन्गिट्यूड रेफर्स टू द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स ऑन द ग्लोब that run from North Pole to the South Pole. These lines are called the meridians and they help us to measure how far east or west a place is from the prime meridian. अब ये जो अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ हुई हैं, ठीक है? अब ये लॉन्गिट्यूड्स क्या करती हैं? ये लॉन्गिट्यूड्स हमें बताती हैं कि कौन-सा प्लेस कितना ज़्यादा वेस्ट में है और कौन-सा प्लेस कितना ज़्यादा ईस्ट में है, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या मेज़र करने में हेल्प करती हैं कि कौन-सा प्लेस कितना वेस्ट में है और कौन-सा प्लेस कितना ईस्ट में है, ठीक है? और इनको क्या बोलते हैं हम? मेरिडियंस बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में। जैसे हमने देखा था कि 0 डिग्री की इक्वेटर थी। एक 0 डिग्री की इक्वेटर क्या थी? 0 डिग्री की इक्वेटर जो है हमारी एक अ, हॉरिज़ॉन्टल 0 डिग्री की इक्वेटर जो है हमारी एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन थी, ठीक? तो 0 डिग्री की इक्वेटर हमारी एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन थी। और जिसको हम क्या बोलते थे? हम इसको लैटिट्यूड बोलते थे। और लैटिट्यूड से हमने क्या किया था? लैटिट्यूड से हमने सारी लैटिट्यूड्स को काउंट किया था कि कौन-सी लैटिट्यूड कितनी नॉर्थ में है, कौन-सा प्लेस जो है कितना साउथ में है, ठीक? तो जो लॉन्गिट्यूड्स है, ऐसे ही सेम हमारी एक लॉन्गिट्यूड है। ये 0 डिग्री की वर्टिकल लाइन है। देख रहे हैं ना आप? 0 डिग्री की जो वर्टिकल लाइन है, उसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री की वर्टिकल लाइन का नाम जो है प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री की वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जो है नोन एज़ प्राइम मेरिडियन। अब ये जो 0 डिग्री की लाइन है ना, ये इंग्लैंड है यहाँ पे यूरोप है, यूरोप में एक जगह है इंग्लैंड, यूके, ठीक है? इसमें एक शहर है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच से ये लाइन होके गुज़रती है, देख रहे हैं आप? ग्रीनविच से ये लाइन होके गुज़री, इस वज़ह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है? तो प्राइम मेरिडियन का सेकंड नेम जो है वो है ग्रीनविच मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का सेकंड नेम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं सारी लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करने का। जैसे लैटिट्यूड्स को काउंट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? इक्वेटर था। लैटिट्यूड्स को काउंट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बच्चा? इक्वेटर था, ठीक? तो इक्वेटर से हमने सारी लैटिट्यूड्स काउंट करी थी, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ तक। अब ऐसे ही जो हमारी जितनी भी अ ये वाली लाइन्स है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स है, तो उनको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उनको हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन जो है आपकी 0 डिग्री की लाइन है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री की आपकी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। तो यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं और हम इससे पूरी अर्थ की जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स हैं उनको काउंट करते हैं। तो हम 0 डिग्री से यहाँ से 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं, फिर 0 डिग्री की 1, 2
ये 1 हो जाएगी, 2 फिर 3 फिर 4 5 ऐसे करते-करते हम पूरे कहाँ तक जाते हैं 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है? 180 डिग्री ईस्ट तक हम इनको काउंट करते हैं। फिर सेम हम वेस्ट साइड में भी ऐसे करते हैं और हम कहाँ तक काउंट करते हैं 180 डिग्री वेस्ट तक, ठीक? तो ये जो हम लाइन्स जो हैं टोटल कितनी है हमारी? ये टोटल लाइन्स हमारी हैं 360 क्यों? क्योंकि हमें पता है अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की है और 360 डिग्री का पूरा एक स्फीयर होता है, एक सर्कल जो है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो हमारा जो अर्थ है उसमें कितनी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स हमने ड्रॉ करी हैं बेटा? तो हमने उसमें ड्रॉ करी हैं टोटल 360 डिग्री लाइन्स, ठीक है? तो हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितनी है? हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं जो टोटल 360। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ एंड मीट एट द पोल्स। हमें पता है कि ये जितनी भी लाइन्स है ना, ये यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो सबकी जो लेंथ है ना, वो इक्वल है, ठीक है? तो इनकी लेंथ जो होती है इक्वल होती है और ये कहाँ पे मिलती हैं? ये हमारे हमेशा पोल पे मिलती हैं, ठीक? इसको इरेज़ कर देते हैं। ये जो हमारी हमने देखा कि ये जो प्राइम मेरिडियन शुरू हुई है, इसके अलावा जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जाएँगी, ये कहाँ पे मिल रही हैं? ये हमारे पोल पे मैच हो रही हैं, ठीक है? सारी की सारी जो ये लाइन्स हैं, ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स हैं, यहाँ पे कहाँ पे मीट होती हैं? ये आपके पोल्स पे मीट होती हैं। अच्छा, एक बात ये है कि जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सेम लेंथ की होती हैं, बट जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, वो सेम लेंथ की नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड्स जो है ना, जैसे-जैसे ऊपर जाती जाती हैं, तो छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है अर्थ का डायमीटर सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इसके बाद जो है अर्थ का डायमीटर कम होता जाता है और यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं लैटिट्यूडिनल लाइन्स वो एक तरीके से डॉट में चेंज हो जाती है। जबकि लॉन्गिट्यूड्स के साथ ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ सारी की सारी सभी लाइन्स जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स है, चाहे वो आपकी प्राइम मेरिडियन हो, चाहे बाकी की मेरिडियंस हो, इन सब की लेंथ जो होती है ना, वो सेम साइज़ की होती है। ठीक है? इतना समझ में आया? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज़ अबाउट लोकेटिंग प्लेसेस। हमने देख लिया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है? हमने देखा लैटिट्यूड्स क्या थी? लैटिट्यूड्स हमारी जो थी वो हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स थी, हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स थी और हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स जो थी, वो हमारी वर्टिकल लाइन्स थी, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके हमारी अर्थ में बहुत सारी जो है लैटिट्यूड्स हैं, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो इससे ना एक ग्रिड पैटर्न बन जाता है। देख रहे हो ये बॉक्स-बॉक्स बन गए ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक? तो ये जो ग्रिड पैटर्न बनता है ना, इससे हम किसी की लोकेशन निकाल पाते हैं। कैसे? देखते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर आर टू कोऑर्डिनेट्स। हमने देखा था ना फर्स्ट लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ऐसे 2 पॉइंट्स जो हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डायरेक्शन बताते हो, उसका लोकेशन बताते हो, जिनसे हम किसी भी एक चीज़ की या किसी इंसान की लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, ऐसे 2 पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक? तो जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करने में। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके एक ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं, ठीक? कैसा सिस्टम बनाते हैं? एक ग्रिड सिस्टम। जैसे अभी ये दिखाया ना, ये ग्रिड सिस्टम है। तो ऐसा ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं जिससे हमें किसी की भी लोकेशन पता चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो ये अर्थ है, ठीक? और मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, ये मैं हूँ, पी। तो मुझे अभी अपने फ्रेंड को लोकेशन भेजनी है, तो मैं कैसे भेजूँगी? मान लो मुझे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं कैसे अपनी ये लोकेशन आइडेंटिफ़ाई कर सकती हूँ? ऑफ़ कोर्स नहीं कर सकती अगर मेरे पास कोई और इंस्ट्रूमेंट, कंपास या मोबाइल फ़ोन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी लोकेशन नहीं भेज सकती हूँ। अब मान लो मुझे सिर्फ़ लैटिट्यूड्स के बारे में पता है, सो लेट्स ड्रॉ लैटिट्यूड्स। ये 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, ठीक? यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 डिग्री की लैटिट्यूड है, फिर ये 2 डिग्री की लैटिट्यूड है और फिर ये 3 डिग्री की लैटिट्यूड है। सेम ऐसे साउथ में भी होगा, है ना? ये था हमारा नॉर्थ, ये है साउथ। 1, 2, 3, 3 डिग्री की लैटिट्यूड्स। अब मुझे अपने दोस्त को बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं बोलूँगी कि मैं 1 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो लैटिट्यूड्स की लाइन है ना, इनके बीच में हूँ, ठीक है? यानी कि मैं 1 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री नॉर्थ,
लैटिट्यूड्स के बीच में हूँ, इस वाले एरिया में हूँ। लेकिन मैं इस वाले एरिया में किसी भी एरिया में हो सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी 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 हो सकती हूँ, है ना? तो मुझे इतनी बड़ी अर्थ में मैं कैसे बताऊँ कि मैं किस एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे हूँ? तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तब हमें ज़रूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स की, ठीक? तो ये मान लो आपकी 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। फिर ये मान लो आपकी ये 1 डिग्री की है। ये मान लो आपकी 2 डिग्री की है। सेम ऐसे इस इधर को भी होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब मुझे अपने फ्रेंड को बताना है कि मैं किस जगह पे हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं इस ब्लॉक में हूँ, है ना? तो मैं इसको कैसे बता सकती हूँ कि मैं 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री इक्वेटर और साथ में लैटिट्यूड्स और मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो मैं इसके बीच वाले एरिया में ही तो थी, है ना? मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में हूँ। यानी कि उसे पता चल गया कि मैं इस एरिया में हूँ। तो इससे क्या पता चल गई? मेरी लोकेशन पता चल गई। समझ में आया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से हमें किसी भी जगह की लोकेशन कैसे पता चल पाती है? ठीक है? एक बार और देखते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें कैसे जगह पता चलती है किसी भी पर्सन की? क्योंकि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलके जो है एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। कैसा सिस्टम बनाते हैं? इस टाइप का ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ और ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की है, फिर ये 1 डिग्री की, ये 2 डिग्री की, ये 3 फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 0 डिग्री की इक्वेटर है, ठीक है? यहाँ पे ये 1 डिग्री की लाइन है, ये 2 डिग्री की है, इधर ये 1 डिग्री की, इधर ये 2 डिग्री की। अगर मुझे अपनी लोकेशन बतानी है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? अगर मुझे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता है, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं 1 डिग्री की लैटिट्यूड और 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन्स और 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड और 1 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बीच में हूँ। तो मेरा दोस्त पता लगा लेगा कि मैं किस जगह पे हूँ, इस जगह पे हूँ। ठीक है? समझ में आया? Now we have prime meridian. What is prime meridian? It is a 0 degree longitude which divides Earth into two hemisphere. हमने देखा था कि जो इक्वेटर थी 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन थी, है ना? अर्थ जो है 0 डिग्री की लैटिट्यूड थी। जो पूरी सॉरी जो इक्वेटर थी वो 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन थी, जो क्या कर रही थी? अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही क्या है आपकी जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन क्या है आपकी 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है जो आपके अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन-सा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर सॉरी दिस इज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ठीक है? तो किन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है? वेस्ट हेमिस्फीयर में और ईस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है? तो जो इक्वेटर थी उसने किस पार्ट में डिवाइड किया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और जो प्राइम मेरिडियन है वो किन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक? इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच प्लेस नियर लंदन, इंग्लैंड इज़ कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। अब देखो ये यूरोप से जा रही है ना, ये यूरोप, अफ्रीका और बाकी सारे अंटार्कटिका से होते हुए जाती है। तो यूरोप में एक जगह है ना ग्रीनविच, तो ये ग्रीनविच से होते हुए जाती है ये लाइन और इस वजह से इसका नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच इज़ ग्रीनविच मेरिडियन तो यू कैन कॉल इट अ प्राइम मेरिडियन, ठीक है? तो यू विल कंसीडर इट एज़ अ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक? It is a starting point for measuring longitude from 0 degree to 180 degree east and 0 degree to 180 degree west. तो अगर हमें पता है कि ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, इसको ही हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक? तो जब हमें यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे 0 डिग्री 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम 180 डिग्री तक काउंटिंग करते हैं, ठीक? तो और सेम ऐसे ईस्टर्न साइड में भी करते हैं और ऐसे ही हम वेस्टर्न साइड में भी करते हैं, ठीक? हम ईस्टर्न साइड में भी करेंगे और हम क्या करेंगे? वेस्टर्न साइड में भी करेंगे। लेट मी चूज़ पेन। हम ईस्टर्न साइड में भी क्या करते हैं? हम ईस्टर्न साइड में भी 1, 2, 3, 4 करके 180 डिग्री तक काउंटिंग करेंगे लैटिट्यूड्स लाइन की लॉन्गिट्यूड्स लाइन की और सेम हम वेस्टर्न साइड में भी करते हैं। तो टोटल हमें पता है कि कितनी हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल हमारी 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक?
इट प्लेज़ की रोल इन कैलकुलेटिंग टाइम ज़ोन्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि टाइम ज़ोन्स क्या होते हैं, ठीक? हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये हमारे टाइम ज़ोन्स को कैलकुलेट में हेल्प करती है कि टाइम ज़ोन्स की कैलकुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि किस देश में कौन-सा टाइम हो रहा है। आप देखोगे कि हमें पता रहता है कि कभी-कभी जो यूएसए है वहाँ पे रात हो रही होती है, तो इंडिया में दिन हो रहा होता है। उसके हिसाब से हमने टाइम भी सेट कर रखा है। तो अगर वहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हों या 6 बज रहे हों। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम टाइम ज़ोन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, वो हम प्राइम मेरिडियन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक? और हम अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। द टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज़ कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये जो 0 डिग्री की लाइन है ना आपकी, 0 डिग्री की लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। जब इस वक़्त इस लाइन पे या इसके आस-पास के जो शहर हैं, है ना? इन पर जो भी टाइम होता है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं और यहाँ से ही हम टाइम की कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक? यहाँ से पूरी कंट्रीज़ जो है मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ का टाइम इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि कितना टाइम आगे है जीएमटी से कितना टाइम पीछे है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से किस देश का समय जो है टाइम जो है वो आगे है और किस देश का टाइम जो है वो पीछे है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम ग्रीनविच मीन टाइम से कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ टाइम ज़ोन। अब टाइम ज़ोन क्या हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से हमने क्या किया था टाइम कैलकुलेट करना सीखा है। तो टाइम ज़ोन क्या होता है? आपको इमेजिन करना है कि आपके पास 24 पीसेस के जो है ना संतरे हैं, मैं संतरे बना नहीं पा रही हूँ। तो आपके पास 24 पीसेस के संतरे हैं, ऑरेंज है जिसमें 24 स्लाइसेस हैं, ठीक है? तो ये जो 24 स्लाइसेस है इसको आपको किस तरीके से इमेजिन करना है, 24 स्लाइसेस को आपको मानना है 1 आवर यानी कि एक जो स्लाइस है वो 1 आवर के बराबर है, 1 घंटे के बराबर है। अब हमने ये 24 स्लाइसेस का एग्ज़ाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि आपको संतरे का मतलब है आपकी अर्थ और अर्थ में आपके होते हैं टोटल 1 दिन 24 आवर्स का, है ना? 24 आवर्स का 1 दिन होता है जिसमें जो आपकी अर्थ है वो कितने डिग्री घूम लेती है? 360 डिग्री घूम लेती है। तो जब आप 360 को 24 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आता है? 15 डिग्री। 15 डिग्री ये क्या है कि ये जो हमारी एक अर्थ है ना 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है, तो 1 घंटे में हम कितना घूम रहे हैं? 15 डिग्री घूम रहे हैं। तो 15 डिग्री का हमारा एक टाइम ज़ोन होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा? 15 डिग्री का, ठीक है? 15 डिग्री का हमारा क्या होता है? हमारा 15 डिग्री का एक टाइम ज़ोन होता है। तो ये जो टाइम ज़ोन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कितने डिग्री का एक टाइम ज़ोन होता है, टोटल 15 डिग्री का हमारा एक टाइम ज़ोन होता है। हमने ये क्यों 15 डिग्री का निकाल रखा है? क्योंकि हमारे जो अर्थ है, वो 360 डिग्री का अपना राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है? So time zones क्या है? Time zones are regions of the earth that have the same standard time. ऐसे एरिया यानी कि अर्थ में ऐसे एरिया जिन पे जो है एक टाइम पे सेम टाइम होता है यानी कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे हैव सेम स्टैंडर्ड टाइम जहाँ का टाइम जो है वो सेम होता है, तो उनको क्या कहते हैं हम टाइम ज़ोन कहते हैं। यानी कि जब आपका ये जो अर्थ है ना, इसमें अगर आपने बोल दिया है कि ये एरिया एक टाइम ज़ोन है, ये एरिया सेकंड टाइम ज़ोन है, ये एरिया तीसरा टाइम ज़ोन है, तो इसका मतलब है इस एरिया में जितनी भी आपकी कंट्रीज़ आएँगी, उन सब का टाइम जो है वो इक्वल होगा। टाइम ज़ोन 2 वाले एरिया में जितनी भी कंट्री आएँगी, उन सब का जो टाइम ज़ोन है, उन सब का जो टाइम है, वो इक्वल होगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक टाइम ज़ोन की कंट्री हैं और यहाँ पर सिर्फ़ एक ही टाइम ज़ोन है। ठीक है? सो व्हाई डू वी हैव टाइम ज़ोन? अच्छा ये सोचो कि हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन होती है, प्राइम मेरिडियन से हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, हम हमें टाइम ज़ोन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है? हम बिना टाइम ज़ोन के क्या काम नहीं चला सकते? या पहले के लोग तो टाइम ज़ोन्स यूज़ ही नहीं करते थे। तो टाइम ज़ोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ पे जब सन की रेज़ पड़ती है, तो इसका सिर्फ़ एक पार्ट है, उस पे ही सनशाइन होती है, दूसरे पार्ट पे जो है आपकी नाइट होती है, अंधेरा होता है। तो यानी कि एक पार्ट पे डे है और एक पार्ट पे नाइट है। और मान लो दोनों लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मान लो जिसके यहाँ पे
डे है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे 8 बजे हैं। तो ये बंदा तो नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पे भी 8 बजे है ना? ये तो अपना नाइट के हिसाब से टाइम बताएगा। तो इस वजह से टाइम की मिसमैनेजमेंट ना हो, इस वजह से हमने क्या किया है, टाइम ज़ोन्स डिवाइड किए हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। सो द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, ध्यान रख लो कि एस कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। जो अर्थ है वो हमारी कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। एज द अर्थ टर्न्स डिफरेंट पार्ट फेसेस द सन। अब जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट में आ गई है, तो ये वाले पार्ट में जो है आपका डे है ना? तो जो अभी मान लो ईस्ट वाली साइड पे अगर सन है, तो ईस्ट वाले साइड पे क्या होगा? ईस्ट वाले साइड पे हमारा हो जाएगा, ईस्ट वाले साइड पे हमारा हो जाएगा डे, है ना? तो अगर हमारा ईस्ट वाली साइड पे डे हो गया है, ईस्ट वाली साइड पे डे है तो इधर नाइट रहेगा। अब जब मान लो फिर से अर्थ रोटेट कर गई, अब जो वेस्ट वाला पार्ट था वो इधर आ गया, तो अब इस वाले पार्ट पे डे हो जाएगा और इस वाले पार्ट पे नाइट हो जाएगी। तो क्योंकि अर्थ जो है हमेशा रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पे, तो इससे क्या होता है, हमारा डे और नाइट होते हैं। और डे और नाइट जब हो रहे हैं तो हमें एग्ज़ैक्ट टाइम पता होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ सन के बेसिस पे, जैसे एंशिएंट टाइम था ना, तो एंशिएंट टाइम पे लोग ना सन को देख के टाइम को कैलकुलेट करते थे। सन को देख के टाइम कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? सन को देख के ऐसा होता है, मान लो 12 बज रहे हैं, 12 बजे क्या होता है, मान लो हमें पता ही नहीं है कि 12 बज रहे हैं। हमने देख लिया कि सन जो है बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर है ना, और जो उसकी जो शैडो है वो बहुत छोटी बन रही है। तो हम क्या कहते हैं कि इस वक़्त 12 बज रहे हैं। अगर सन की शैडो थोड़ी-सी लंबी पड़ रही होती है और सन हमारे बैक में चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि सनसेट होने वाला है, यानी कि शायद से शाम के 4 या 5 बजने वाले हैं। तो पुराने टाइम पे ना हम इस तरीके से टाइम मेज़र करते थे। बट ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती थी, ठीक है? ये बिल्कुल परफ़ेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती थी। और हमें इस टाइम पे परफ़ेक्ट कैलकुलेशन की एक परफ़ेक्ट टाइम की नीड होती है, तो इस वज़ह से हम क्या यूज़ करते हैं, हम टाइम ज़ोन्स यूज़ करते हैं। Day in some places and night in others. To keep local time in sync with the sun, so noon is when the sun is highest and the world is divided into the time zones. अब हमने टाइम जोन्स को कैसे डिवाइड कर रखा है, जैसे जहाँ पे डे है तो वहाँ पे हम डे वाला टाइम कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे नाइट होगी यानी कि जहाँ पे सन नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं कि वहाँ पे जो है वो नाइट है। प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो हमारी ये जो प्राइम मेरिडियन है ना 0 डिग्री की, इसको हमने क्या मान रखा है, प्राइम मेरिडियन को हमने मान रखा है स्टार्टिंग पॉइंट, किस चीज़ का? टाइम को कैलकुलेट करने का। बेटा किस चीज़ को मान रखा है हमने प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन को हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान रखा है, किस चीज़ के लिए? टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें टाइम को कैलकुलेट करना है तो हम किसके बेसिस पे करेंगे? हम जीएमटी के बेसिस पर करेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम के बेसिस पे करेंगे, ठीक? तो इसमें कैसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं? अगर आप ईस्ट में जाते हो, यानी कि आप वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट में गए हो और आपने इस प्राइम मेरिडियन को क्रॉस कर लिया है ना? आप मान लो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे थे और आप वेस्ट से ईस्ट में चले गए और आपने इस एरिया को क्रॉस कर लिया, तो आप क्या हो जाता है, आपका टाइम जो है 1 ऑवर आगे हो जाता है। 1 घंटे आप आगे चले जाते हो। अगर आप ईस्ट से वापस वेस्ट डायरेक्शन में आते हो, तो आप कितने आवर पीछे जाते हो? आप 1 आवर पीछे आ जाते हो और आप जितने डिग्री क्रॉस करते जाओगे, आप उतना पीछे चले जाओगे। हर 15 डिग्री का ना 1 आवर का चेंज आएगा। हर 15 डिग्री पे कितने आवर का चेंज आएगा बेटा? 1 आवर का चेंज, 1 घंटे का चेंज आता है, 1 आवर का चेंज आता है। ठीक? तो अगर आप 15 डिग्री ईस्ट में चले जाते हो, तो आपको 1 घंटे का आप 1 घंटे आगे चले जाते हो और अगर आप 15 डिग्री पीछे आ जाते हो, वेस्ट में आ जाते हो, तो आपको क्या होता है, आप 1 घंटे पीछे आ जाते हो। ठीक है? समझ में आया? टाइम ज़ोन्स हम क्यों बनाते हैं? टाइम ज़ोन्स किस लिए हमने बनाए हैं? ताकि हम टाइम को जो है एग्ज़ैक्टली मेज़र कर पाएँ और हम सन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हमें एक एग्ज़ैक्ट टाइम के बारे में पता हो, इस वज़ह से हमने टाइम ज़ोन्स बना रखे हैं, ठीक है? दूसरा रीज़न क्या था टाइम ज़ोन्स का? क्योंकि जो अर्थ है ना, जब रोटेट करती है, तो उसके एक पार्ट में तो डे होता है और दूसरे पार्ट में जो है क्या होता है, नाइट होती है। तो इस वज़ह से टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। इस मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, टाइम ज़ोन्स बना रखे हैं। ये जो टाइम ज़ोन्स हम कैसे किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं? हम ये करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री के जो प्राइम मेरिडियन है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टाइम ज़ोन्स की कैलकुलेशन करते हैं। 15 डिग्री का क्या होता है, 15 डिग्री का हमारा एक टाइम ज़ोन होता है।
तो यानी कि जब आप 15 डिग्री ईस्ट में चले जाते हो, तो आप 1 घंटे आगे चले जाते हो और जब आप ग्रीनविच मीन टाइम से 15 डिग्री पीछे आ जाते हो, तो आप क्या करते हो कि 1 घंटे पीछे आ जाते हो, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, व्हिच इज़ लोकल टाइम। हमने देखा स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, हमने टाइम ज़ोन्स देखे। अब लोकल टाइम क्या होता है? पहले ज़माने पे जब ये वॉच नहीं थी, क्लॉक का सिस्टम नहीं था, तब भी तो टाइम कैलकुलेट होता था। तो कैसे होता था? वो होता था लोकल टाइम के बेसिस पे। अभी भी बहुत जगह पे हम लोग कई बार नॉर्मली लोकल टाइम यूज़ करते हैं। जब हमारी वॉच खराब हो गई हो या हमें घड़ी देखने का मन ना हो, तो हम कई बार सन की पोज़ीशन को देख के भी एक असम्पशन लगा लेते हैं कि टाइम जो है, समय जो है वो इतना हो रहा है। सो लोकल टाइम इज़ बेस्ड ऑन द पोज़ीशन ऑफ द सन इन द स्काई, यानी कि आपके आसमान में सन की पोज़ीशन क्या है, उसके बेसिस पर जब आप टाइम की कैलकुलेशन करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम किसे कहते हैं? जब आप सन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? सन की पोज़ीशन के बेसिस पे जब आप टाइम को कैलकुलेट करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोकल टाइम कहते हैं। अब ये जो लोकल टाइम है ना, ये अलग-अलग होता है। लोकल टाइम जो है डिफरेंट-डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट-डिफरेंट होता है? क्योंकि मान लो इंडिया में अभी हो रहा है सनराइज़, है ना? तो मैंने अपने एक दोस्त को बोल दिया कि मेरे यहाँ पे 5 मान लेते हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, है ना? लेकिन मेरा जो दोस्त है ना, वो यूएसए में है और उसके यहाँ पे हो रही है नाइट। तो जब उसके यहाँ पे नाइट हो रही है, तो मैंने उसको बोल दिया कि सुबह के 5 बज रहे हैं, बट उसके यहाँ पे तो नाइट हो रही है, तो वो कैसे टाइम को मैनेज कर पाएगा? है ना? तो इस वजह से ये जो पोज़ीशन है सन की, क्योंकि अलग-अलग होती है, हर कंट्री में, हर देश में अलग-अलग पोज़ीशन होती है सन की, तो इस वजह से जो लोकल टाइम है ना, वो वेरी करता है हर जगह पे। लोकल टाइम सेम आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। अगर मान लो मेरे सर के ऊपर मुझे दिख रहा है कि सन है अभी और धूप निकली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हर जगह पे धूप निकली हुई होगी। तो लोकल टाइम क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो चेंज हो सकता है। ठीक? लोकल टाइम समझ में आया? इसके बाद देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इज़ द ऑफिशियल टाइम ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री का जो ऑफिशियल टाइम होता है, जो कि टाइम ज़ोन के बेसिस पे बना है, जो कि प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है? इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर मेरिडियन। तो जो कंट्री एक अपनी ना एक मेरिडियन चूज़ करती है और उसके बेसिस पे टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। यानी कि कंट्री ने ना अपनी एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जो है मान ली है। जैसे इंडिया की जो लाइन है उसका नाम क्या है? उस इंडिया की जो मेरिडियन लाइन है उसका नाम क्या है? 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द इंडिया। यानी कि जब इंडिया के आप स्टैंडर्ड टाइम की बात करोगे तो वो क्या है? 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन फॉर द इंडिया फॉर कैलकुलेटिंग टाइम, ठीक है? जब आपको इंडिया का टाइम कैलकुलेट करना होता है या आपको कोई इंडिया का टाइम बता रहा होता है, तो वो किसके बेसिस पे बता रहा होता है? वो इंडिया से गुज़रने वाली एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के बेसिस पे आपको टाइम बता रहा होता है, ठीक? तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है बेटा? स्टैंडर्ड टाइम जो है एक कंट्री को ऑफिशियल टाइम होता है। वो किस चीज़ के ऊपर बेस होता है? वो होता है कंट्री की पर्टिकुलर मेरिडियन, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक? ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कंट्री की कौन डिसाइड करती है? वो कंट्री डिसाइड करती है। इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडिनल या स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है? 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है और ये जो लाइन है ना, ये आपकी जीएमटी से, यानी कि ये जो लाइन है आपकी जीएमटी से क्या है? ये जो लाइन है जीएमटी से साढ़े 5 घंटे 5.30 मिनट, साढ़े 5 घंटे जो है आगे है। यानी कि जब ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, जब आपकी प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे बेटा? इंडिया में साढ़े 5 बज रहे होंगे, ठीक है? अगर ये एएम है, तो आप देख लेना, ठीक है? तो इंडिया का टाइम क्योंकि साढ़े 5 घंटे आगे है, तो जो प्राइम मेरिडियन पे आपके 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे बेटा? इंडिया में तब हो रहे होंगे साढ़े 5, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपकी जो जीएमटी है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम है, उससे साढ़े 5 घंटे आगे है। ठीक है?
नाउ वी हैव इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जैसे हमने टाइम के बारे में पढ़ा कि जब वर्ल्ड लेवल पे हमें टाइम को कैलकुलेट करना होता है तो सो वी हैव प्राइम मेरिडियन। वैसे ही हमें जब वर्ल्ड लेवल पे डेट डिसाइड करनी होती है कि किस कंट्री में कौन सी डेट होगी, सो वी हैव इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है एक जिगजैग लाइन होती है, इसका रीजन भी है। ठीक है, तो आप पहले ये देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है? तो ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है और इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन। International date line is a 180-degree longitudinal line which marks the place where the date changes by 1 day when you cross it। यानी कि जैसे ही आप इस डेट को क्रॉस कर लेते हो, इस लाइन को जो है क्रॉस कर लेते हो, आपका क्या होता है? डेट चेंज हो जाती है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट में चले गए हो तो डेट कुछ और हो जाएगी। अगर आप ईस्ट से वापस, यानी कि आप वेस्ट से ईस्ट में चले गए तो डेट चेंज हो गई। ईस्ट से वेस्ट में आ गए तो आपकी डेट जो है चेंज हो जाती है। ठीक है? कैसे चेंज होती है? इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। ये देख रहे हो? ये जो पूरा जो ओशन दिख रहा है ना, ये आपको, ये पैसिफिक ओशन है। ये जो आपको ओशन दिख रहा है, ये आपका पैसिफिक ओशन है और यहाँ से जो है ये आपकी ये इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। ठीक? इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। व्हेन यू क्रॉस इट वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। तो जब आप वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जब आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो, यू लॉस 1 डे, यानी कि आप क्या कर देते हो? आप एक दिन का नुकसान कर देते हो, आप एक दिन पीछे आ जाते हो। बट व्हेन यू क्रॉस इट ईस्ट टू वेस्ट यू गेट 1 डे, यानी कि जब आप ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट में आ रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? 1 दिन का फ़ायदा हो रहा है, आपको 1 दिन गेन हो रहा है। बट जब आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो, तो आपको क्या होता है? 1 दिन का नुकसान होता है। ठीक है? So this is west and this is east. Why this pen is not working? So this is west and this is east. तो जब आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? आपको 1 दिन का नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आप ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? 1 दिन का गेन हो रहा है। आप वेस्ट से ईस्ट में जाओगे तो आपको नुकसान होगा, माइनस होगा 1 डे। आप ईस्ट से वेस्ट में आते हो तो आपको क्या होता है? 1 दिन प्लस हो जाता है। यानी कि कोई एक पर्सन जो 28, अभी हो रही है क्या? मान लो अभी है 28 सितंबर मान लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन 28 सितंबर को यहाँ से चलता है और एयरप्लेन के थ्रू वो यहाँ से जाता है और किसको क्रॉस कर लेता है, तो भले ही वो आधा घंटा बीता हो, भले ही 1 मिनट बीता हो, व्हेन ही क्रॉस दैट लाइन ही विल लूज़ 1 डे और उसकी डेट कितनी हो जाएगी? 27 सितंबर। डिड यू गेट इट? अगर कोई पर्सन 28 सितंबर को यहाँ से चलता है, भले ही 1 मिनट गुज़रा हो, डेट क्या हो जाएगी? 27 सितंबर, बिकॉज़ व्हेन यू क्रॉस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यू विल लॉस 1 डे। ओके? लेकिन अगर कोई पर्सन 27 सितंबर को यहाँ से चलता है और इस लाइन को क्रॉस कर लेता है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, देन व्हाट वुड बी द डेट? इट वुड बी 28 सितंबर। कौन-सी डेट होगी? 28 सितंबर की डेट हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि व्हेन यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यू विल गेट 1 डे। ओके? डिड यू अंडरस्टैंड? It is a zigzag line to avoiding dividing countries into the two different dates। अब जैसे कि इसके बीच में ना बहुत सारी ये यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी जो है ना आइलैंड कंट्रीज़ हैं। बहुत छोटे-छोटे से आइलैंड्स हैं यहाँ पे और इन आइलैंड्स में भी लोग रहते हैं। अब मान लो कोई आइलैंड है, ठीक है? बहुत सारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन है। बट यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है, तो क्या हो जाएगा? एक ही कंट्री में 28 डेट भी है, एक ही कंट्री में 27 डेट भी है। तो इससे क्या होगा? इससे मिसमैनेजमेंट होगा। इस वजह से जब साइंटिस्ट ने लाइन ड्रॉ करी थी ना, तो इनको कंट्रीज़ से गुज़ारने की बजाय इनको थोड़ा-सा ज़िगज़ैग टेढ़ा ड्रॉ किया था, ताकि ये जो कंट्रीज़ है ना, इनमें एक ही कंट्री में 2 डेट्स ना हो जाएँ, ठीक है? इट इज़ अ ज़िगज़ैग लाइन टू अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज़ इंटू द 2 डिफरेंट डेट्स। एक ही कंट्री में 2 डिफरेंट डेट्स ना हो जाए, इस वजह से क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस लाइन को ज़िगज़ैग ड्रॉ किया है, ठीक है?
तो हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है? हम आगे ही इस तरह के पूरे सभी चैप्टर 6th क्लास के 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सभी क्लासेस की, ठीक है? अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आगे के चैप्टर ज़रूर देखना। ये सेकंड पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट भी है, ठीक है? वो भी ज़रूर देखना और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑफ कोर्स एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।